नमस्कार सभी को एवं शुभ संध्या। मैं डॉक्टर श्रुति सारिका IFPH द्वारा आयोजित दैनिक वेबिनार श्रृंखला के हिंदी सेशन के 940वें भाग में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। हमारे आज के वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारी आज की वक्ता और हमारे गेस्ट डॉक्टर रुचि वाधवा हैं। डॉक्टर रुचि वाधवा राज्य राष्ट्रीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल लखनऊ जी में फॉरेंसिक मेडिसिन एवं विश्व विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष हैं। इनका नैदानिक अनुभव 20 वर्षों का है और शैक्षणिक अनुभव 16 वर्षों का है। मैं बहुत हर्ष और उत्साह के साथ मैडम का इस फोरम में एज ए गेस्ट स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका, और आपसे आग्रह करती हूँ कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव से हमें लाभान्वित करें। थैंक यू डॉक्टर श्रुति, और मैं आभारी हूँ आपकी पूरी टीम की, डॉक्टर M.K. साहनी की, जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपने कुछ जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं इस वेबिनार के थ्रू शेयर कर सकूं। मैम, मैं अपना जी मैम, अब आप अपना PPT शेयर करना PPT शेयर कर चाहूँगी। सकते जी, हैं। जी जरूर। कर सकते हैं मैम? ओके। जी 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 मैम। जी 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 मैम। आज का मेरा टॉपिक है एथिक्स इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस, बैलेंसिंग पेशेंट ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हम बात करते हैं कि हम एक अच्छे प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहते हैं बीइंग अ होम्योपैथिक फिजिशियन, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम नियमों के अनुसार चलें, क्योंकि जब तक हम नियमों के हिसाब से नहीं चलेंगे शायद हम उतनी सक्सेस जो है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर नियम के अनुसार चलना है, आगे बढ़ना है और ऐसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं जहाँ कि जो हमारा एम है या जिसके तहत हम इस पैथी की तरफ आए हैं कि ह्यूमैनिटी को सर्व करना है विद काइंडनेस, तो उसके लिए एथिक्स पर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ये आज की प्रेजेंटेशन का, वो यही है कि सबसे पहला काम तो ये एथिक्स को जानना है कि हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं जिसके बिहाफ पे हम अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम अ, ये जाने कि जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए हमारे लिए उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, या उनकी कही हुई बातों को या हमारी कही हुई बातों को वो कितना अंडरस्टैंड करते हैं या वो कितना उस चीज़ को लेते हैं जिसके बिहाफ पे हम अपना ट्रीटमेंट मोड को आगे ले जा सकते हैं। तीसरी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आजकल का टाइम है वो पेशेंट के राइट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम इस फील्ड में आए हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं, जो कि हमारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको और जो पेशेंट्स के राइट्स हैं उनको हमें बैलेंस बनाकर चलना है। अगर हम बैलेंस बनाकर चल पाएंगे तब कहीं जाकर हम कह सकते हैं कि हम एक बहुत अच्छे प्रोफेशनलिज्म की ओर जा सकते हैं या हम अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और प्रैक्टिस को बहुत अच्छा करने के लिए ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने अपने 4th पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है कि नेविगेट एथिकल डायलेमास प्रैक्टिकली। इसका मतलब ये होता है कि जो हम अपनी प्रैक्टिस में जब हम बैठते हैं या जब हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या जब हम अपनी क्लिनिक पे बैठते हैं, तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहाँ अगर हम उन पर ध्यान नहीं देते तो वो कुछ क्लेमिंग की तरफ जा सकती हैं, जहाँ हो सकता है कि पेशेंट को
वो कही हुई हमारी बात या हमारा रवैया या हमारा बिहेवियर वो बहुत अच्छा ना लगे और वो नेग्लिजेंस की तरफ चला जाए, जिसको हम मेडिकल नेग्लिजेंस भी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, हमें उन डायलेमास को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारी प्रैक्टिस को हिंडर कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स। उसका मतलब है कि हमारे ऐसे सॉफ्ट स्किल्स जिसके लिए हम अपना एटीट्यूड, हम अपना बिहेवियर, हम अपनी काइंडनेस को ध्यान में रखते हुए हम अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं, ताकि जो पेशेंट हमारे पास आया है वो कभी भी ऐसा महसूस ना करे कि हमने उसे अच्छे से देखा नहीं है या उसकी बात को अच्छे से सुना नहीं है। तो इसके लिए हमारे अंदर के जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, हमारे अंदर के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनको डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एथिकल प्रैक्टिस का। और इस सब चीज़ों तक जाने के लिए 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, जिनके लिए हमें हमेशा कमिटेड रहना चाहिए। उनमें सबसे पहला आता है इंटेग्रिटी, दूसरा आता है ट्रांसपेरेंसी और तीसरा आता है पेशेंट सेंटर्ड केयर, जो कि हमारा एम भी यही रहता है कि हमने जो प्रैक्टिस करनी है वो होलिस्टिक वे में करनी है और हमारा एक ही एम रहना चाहिए, और वो है पेशेंट को ठीक करना, हमेशा उसके इर्द गिर्द उसकी केयर का ध्यान रखना। तो मैं अपना टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि सबसे पहले जानना तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेडिकल एथिक्स होते क्या हैं। अब जब हम ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं या इस फील्ड में आते हैं, तो हमें आते ही एक ओथ लेना होता है कि ये ओथ जो होता है वो बताता है हमें कि आप एक शपथ लीजिए कि आप जब अपने क्लिनिक पर बैठेंगे अपनी डिग्री पूरी होने के बाद, तो आप एथिक्स के हिसाब से चलेंगे, अपनी डिग्निटी को, अपने ऑनर को मेंटेन करते हुए चलेंगे। तो उसके लिए 2 टर्म स्पेसिफिकली यूज़ की जाती हैं। एक होता है एथिक्स और एक होता है एटिकेट्स। सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये रहती है कि एथिक्स के ऊपर आप कैसे चलेंगे। तो एथिक्स है क्या? एथिक्स एक ऐसी ब्रांच है दैट बेसिकली फोकस ऑन द प्रिंसिपल्स एंड मॉरल वैल्यूज़। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने क्लिनिक पे बैठे हैं तो आपके हाथ में आपका डिग्री आ गया है, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, तो आप ये मान लें कि हाँ, हम तो खुदा हो गए हैं, या हमारे हाथ में बहुत कुछ है कि जैसा हमारा मन चाहेगा हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है। जब तक कि आप अपने मॉरल वैल्यूज़ के अंदर या आप अपने प्रिंसिपल्स को ओबे नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस में कामयाब नहीं हो पाएँगे। तो इसके लिए डिसिप्लिन्ड होना, प्रिंसिपल्स के अंदर रहकर, अपनी मॉरल वैल्यूज़ के अंदर रहकर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो चीज़ें हमें सिखाता है, इस ब्रांच को हम नाम देते हैं मेडिकल एथिक्स का। तो मेडिकल एथिक्स जो है वो हमें बताती है, इन्वॉल्व करते हैं हम उससे इवैल्यूएटिंग एंड रिजॉल्विंग द एथिकल डायलेमास दैट अराइज इन हेल्थ केयर, जो कि मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी बताया कि अगर हमें एथिक्स के बारे में पता होगा तो हमारे रास्ते में ड्यूरिंग आर क्लिनिकल जो एक हमारा साइकिल स्टार्ट होता है या क्लिनिकल लाइफ स्टार्ट होती है, उसमें जितनी मुश्किलें हमें आती हैं उनको बैलेंस करने में, उनसे बाहर निकलने में, जो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो अगर हमें एथिक्स की नॉलेज होगी तो हम अपनी प्रैक्टिस को कामयाब बना पाएंगे। तो 4 एथिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं या जिसको हम पिलर्स भी बोलते हैं। तो उनमें सबसे पहला पिलर आता है जिसको हम नाम देते हैं ऑटोनॉमी का, जो कि मेरा मेन टॉपिक भी आज का यही है। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो ये हो गया है कि जो पेशेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। इंटेलिजेंट होने के साथ-साथ जो आजकल ये सोशल साइट है उसने इतनी चीज़ें अवेलेबल करवा दी हैं कि पेशेंट को अपने डिज़ीज़ के बारे में तो पता ही पता है। तो वो आजकल बहुत ज़्यादा नॉलेज, मेडिसिन्स के नाम, कौन से डिज़ीज़ में कौन-सी मेडिसिन देनी है, कहाँ जाना है, कैसा करना है, ये सब चीज़ें भी सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है आजकल के टाइम में। तो जब एक पेशेंट आपके पास आता है तो हम
पढ़ते हैं अपनी ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में कि हमारी मेडिसिन ने तो सिर्फ 1% ही काम करना है, बाकी के 99% तो हमारा जो इम्यूनिटी पावर है, हमारा जो वाइटल फोर्स है, वो अपने आप ही काम करेगा, और जो इसको आगे लेकर चलेगा तो वो हमारा काउंसलिंग है, वो हमारा होलिस्टिक मोड है, जो हम कन्विंस करते हैं अपने पेशेंट को कि आपने किस हिसाब से अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखना है तो आपका ये डिजीज जो है वो ठीक हो जाएगा। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि जब तक आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे पेशेंट्स की बातों को, उससे काइंडनेस से बात नहीं करेंगे, उससे बिहेवियर अपना अच्छा नहीं रहेंगे, तो वो पेशेंट कभी भी आपसे ठीक नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर कोई सर्जरी करवाने जाता है तो वहाँ पर जो एलोपैथिक फिजिशियंस हैं वो हमें कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाते हैं कि अगर कुछ भी होता है, बीइंग हमने सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं कि इस प्रोसीजर का बेनिफिट क्या है, इस प्रोसीजर के रिस्क क्या है, अगर कुछ भी होता है तो हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, हमने सब बता दिया है, और ये इस हिसाब से कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं। तो वहाँ भी हम जो पेशेंट्स होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, वो साइन करते हैं, और फिर जो डॉक्टर्स हैं वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो सिमिलरली वही चीज़ हमारे में भी बहुत मायने रखती है। इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमी, को बेसिकली हम बोलते हैं पेशेंट के राइट को रिस्पेक्ट करना। ऐसा कोई कंसेंट फॉर्म पेशेंट से साइन करवाना ताकि हम भी अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पेशेंट को बता पाएँ, ताकि वो जान पाए कि हमारा स्कोप क्या है या हमारे लिमिटेशंस क्या हैं, या हमें किसी डिजीज़ को या ऐसे पेशेंट को जो जिस कंडीशन में हमारे पास आया है, उसे हम इतने इनफ कॉम्पिटेंट हैं, या वो हमारे स्कोप के अंदर आता है कि हम उसके क्योर कर पाएंगे, या हो सकता है उसे शायद रेफरल की भी ज़रूरत हो। तो सबसे पहला हमारा एम है, सबसे पहले हमारे एथिक्स में आता है, सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल में आता है कि हमें उसके इस डिसीजन में उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको हर चीज़ बतानी चाहिए कि इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के जो आप हमारे से लेने आए हैं, क्या हम उसको ठीक करने की क्षमता रखते हैं या नहीं करते, क्या वो हमारे स्कोप के अंडर आता है या नहीं आता। तो जब आप ऐसा करते हैं तो इसमें आप एक इंडिविजुअल को, आप उस पेशेंट को आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये इसके रिस्क हैं, ये इसके बेनिफिट हैं, और आपको डिसाइड करना है कि आपने अब ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना। तो जब आप ऐसा करते हैं तो पेशेंट का जो राइट है, जो पेशेंट का ऑटोनॉमी है, आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और इस चीज़ को हम शेयर्ड डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, जहाँ पे आपकी हेल्प से पेशेंट इजीली डिसाइड कर पाता है कि उसने आपसे स्टिक रहना है, कि आपसे जो वो ट्रीटमेंट लेगा उसका कंडीशन इतना है कि वो एक्सेप्टेबल है, और अगर उसको लग रहा है कि नहीं, कि मेरी स्टेज अब उस चीज़ से बाहर आ गई है, तो मुझे शायद किसी और कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप कभी भी अपने ट्रीटमेंट को पेशेंट के ऊपर फोर्सफुली मत लेकर जाइए, उसको टाइम दीजिए सोचने का, क्योंकि ये उसका राइट है, आप उसके राइट्स को रिस्पेक्ट कीजिए, ताकि आपके ऊपर कभी भी कोई क्लेम ना कर पाए कि पेशेंट कि ये डॉक्टर मेरा जो डिजीज़ था वो ट्रीट नहीं कर सकता था, और उसके ट्रीटमेंट से मेरा डिजीज़ बढ़ गया, और कहीं आप मेडिकल नेग्लिजेंस की तरफ ना चले जाएं। तो जो सबसे पहला एथिक्स का जो पिलर है या जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमी। नेक्स्ट उसमें आता है बेनिफिसेंस। जैसे कि हम पढ़ते ही हैं, शुरुआत से पढ़ते हैं कि हमारा जो मेन इंटरेस्ट है वो क्या होना चाहिए। बेनिफिसेंस वर्ड से ही पता चलता है, बेनिफिट ऑफ द पेशेंट, कि हमने सिर्फ पेशेंट को ठीक करना है, चाहे उसके लिए हमें उसको कहीं रेफर करना पड़े, क्योंकि वो शायद हमारी लिमिटेशंस को क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट उसमें आता है नॉन मेलिफिसेंस। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है या जो नेक्स्ट पिलर है, उसको बोला जाता है नॉन मेलिफिसेंस। नॉन मेलिफिसेंस का मतलब है कि हमने अपने पेशेंट्स को कभी हार्म नहीं करना, रिस्पेक्टफुली उसको ट्रीट करना है विद काइंडनेस। और द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जस्टिस,
कि आपके पास कहीं से भी अगर पेशेंट आता है, चाहे वो कोई पुअर फैमिली से आ रहा है या वो किसी भी कास्ट का है या किसी रिलीजन का है, तो आप फिक्स क्राइटेरिया नहीं रखेंगे अपना। आपका मेन एम है उसको ठीक करना और जस्टिस का आप हमेशा अपने माइंड में ध्यान रखेंगे। सो दीज आर द बेसिक फॉर प्रिंसिपल्स और दीज आर द बेसिक एथिक्स। अगर आप इस पे चलते हैं तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो हमेशा फ्रूटफुल रहेगी और पेशेंट आपसे हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। तो ये जैसे कि पिक्चर्स ही शो कर रही हैं, सबसे पहली पिक्चर ऑटोनॉमी की मैंने दिखाई है, वो है कि आपने पेशेंट को बांधना नहीं है अपने ट्रीटमेंट में, आपने उसको हर चीज़ बतानी है, ट्रांसपेरेंट रहना है। आप ठीक कर सकते हैं तो भी, आपके कॉम्पिटेंसी में नहीं आता तो भी। तो वो सीजर से कट कर रहे हैं, उसकी जो बंदिशें हैं उसको आप खुला छोड़ रहे हैं ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले पाए। जैसे बेनिफिसेंस है, वो पेशेंट खुश है क्योंकि आपने उसको बेनिफिट किया। नॉन मेलिफिसेंस है क्योंकि हमारा यही एम रहता है कि हमारा पहला ये एम है कि हमने पेशेंट को हार्म नहीं करना। और लास्ट में तराजू है, देखिए ब्लाइंडनेस है, हमेशा आप जस्टिस की तरफ जाएंगे। हेलो डॉक्टर श्रुति, सब विजिबल है, आवाज आ रही है? जी मैडम ठीक है, सब स्क्रीन भी ठीक चल रही है, आपकी आवाज भी प्रॉपर आ रही है। ओके, जी जी। नेक्स्ट आता है कि जो कि चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि एथिकल स्टैंडर्ड्स में हमारे क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है, श्रुति जी को पोस्ट बना लो, श्रुति जी को पोस्ट कर लो। जी हेलो, आप कंटिन्यू कीजिए मैम। ठीक है जी जी ठीक है। जी जी जी। तो जैसे कि ये हमारे प्रिंसिपल्स में ही आता है, इन्फॉर्म कंसेंट है। आपने, अगर आपके पास फॉर्म्स अवेलेबल हैं अपनी क्लिनिक पे तो आप उसको फिल करा सकते हैं, वर्बली ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी रखिए, हर चीज़ पेशेंट को बताइए, कॉन्फिडेंशली मेंटेन करिए। सीक्रेट्स उसके अगर आपको लग रहा है कि आपके तक ही रहना चाहिए, उसको आपको डिस्क्लोज नहीं करना जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा डिजीज़ नहीं है जहाँ पे नोटिफिकेशन की ज़रूरत है हायर अथॉरिटीज़ को। तब तक ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको आप इसकी सीक्रेट्स को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आपकी अप्रोच जो है वो होलिस्टिक होनी चाहिए, जो कि हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में भी पढ़ते हैं कि आपने सिर्फ पेशेंट के फिजिकल सिम्टम्स ही नहीं देखने, आपके उसको मेंटल सिम्टम्स भी देखने हैं, उसको होलिस्टिकली ट्रीट करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ आजकल जो चल रही है वो है रिसर्च इन होम्योपैथी, क्योंकि कोई भी मेडिसिन ऐसी है जहाँ आपको लग रहा है अभी उसको रिसर्च उसकी नहीं हुई है, तो ऐसा कोई भी मेडिसिन आप नहीं दीजिए जो आपकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को ख़राब करे। तो इसलिए हमेशा वही अपनी प्रैक्टिस में मेडिसिन लाइए जो कि एविडेंस बेस्ड हो। और सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल फेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल आपके पास बहुत अच्छे ड्रेसअप में आया है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिच है, तो अपनी फ़ीस जो बढ़ा दीजिए। तो आपको हमेशा अपने काउंटर पे या अपनी वॉल पर फ़ीस का जो स्लिप है वो वहीं पे उसको लगा कर रखना है, ताकि पेशेंट को पता हो कि इनकी फ़ीस कितनी है। हाँ, कोई पुअर आ रहा है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा नेगोशिएशन करना हमारे एटिकेट्स में आता है। और जो कि हम जैसे ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है दूसरे के ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारी मेडिसिन भी इंडिविजुअलाइज्ड है, तो हमारा पेशेंट भी इंडिविजुअलाइज्ड है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी मेडिसिन है जो कि हम इन डेप्थ जाकर उसका फिजिकल, उसका इमोशनल, उसके साइकोलॉजिकल स्टेट्स के बिहाफ पे फिर हम उसको होलिस्टिकली एक सिंगल सिमिलम देखते हैं और फिर हम मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसीलिए पेशेंट ऑटोनॉमी को और हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम पेशेंट की
जो डिसीजन है या जो उसके राइट्स हैं, अगर हम उनको ध्यान में रखते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि पेशेंट जो है वो एम्पावर्ड फील करता है, उसको लगता है कि कोई उस पर कंट्रोल नहीं कर रहा है और वो उसको हक दिया गया है, उसका ये राइट है कि वो खुद डिसीजन ले, खुद फील करे कि उसको वाकई में ये ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि जब हम अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, अकॉर्डिंग टू हियरिंग लॉ ऑफ लो हम पढ़ते हैं कि अपने, तो अगर ये चीज़ हम पहले से ही पेशेंट को बता देंगे कि जिस डिज़ीज़ के लिए आप हमारे पास आए हैं, तो हो सकता है हमारी मेडिसिन देने के बाद वो डिज़ीज़ थोड़ा-सा बढ़ेगा, लेकिन उसके बढ़ने के बावजूद आपको पॉज़िटिव फ़ील होगा, आपको वेल, पेशेंट की ये चीज़ नॉलेज में है, तो वो कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ, मुझे स्टिक रहना है इस पे, मुझे इधर या उधर अब नहीं हिलना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम पेशेंट की राइट्स को अहमियत देते हैं, तो वो एम्पावर्ड फील करते हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि जब आप ट्रांसपेरेंट होते हैं, जब आप उसे हर चीज़ शेयर करते हैं, तो वो भी आपको उसको लगता है कि अब मैं अपने फिजिशियन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ और मैं अपनी हर चीज़ उसको बता सकता हूँ। और इसके लिए पेशेंट को सेटिस्फाई करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटर रिजल्ट्स लाने के लिए भी, केयर अच्छी देने के लिए भी पेशेंट की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, या जिसको हम शेयर डिसीजन भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपके पास कोई ऐसा केस आया है, फॉर एग्जांपल कोई वल्नरेबल पॉपुलेशन से आपके पास कोई केस आ गया, फॉर एग्जांपल बच्चे हैं या जो वीक सोसाइटी के मेंबर्स हैं, स्पेशली हम उनको वल्नरेबल पॉपुलेशन के मेंबर्स बोल देते हैं, या जो ओल्ड एज ग्रुप है। तो ऐसे जो पॉपुलेशन है, यह बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं ले पाते अपना किसी हद तक, तो इनके साथ कोई ना कोई रिलेटिव आएगा, इनके पेरेंट्स आएंगे या कोई गार्जियन आएंगे, या फिर कोई ऐसा वल्नरेबल सोसाइटी के मेंबर्स हैं जो कि अनसाउंड ऑफ माइंड है, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, या वो इतने काबिल ही नहीं है, या वो इतने, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी चॉइस बता सके या वो अपना डिसीजन बता सके, कि यानी कि आपने तो आगे चलकर उनको बताया था कि ये आपको हम ट्रीटमेंट देंगे और ये उसके बेनिफिट्स हैं, ये उसके रिस्क हो सकते हैं, या ये उसके रेफरेंसेस हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब आप हेल्प कर रहे हैं उसकी, और सामने से उसका कोई गार्जियन है, तो वो अंडरस्टैंड कर रहा है, तो जो दोनों का कंबाइंड डिसीजन होता है, तो इसको हम नाम देते हैं शेयर डिसीजन मेकिंग पे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अपने पोटेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। इससे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल अगर कोई वल्नरेबल पॉपुलेशन से भी आया है, तो उसको भी डिसीजन लेने में कंपैरेटिवली आसानी होती है, क्योंकि आप उस डिसीजन को फाइनल तक जाने में उसके रिलेटिव्स को या उसके गार्जियन की उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ आपने रखी है, क्या वो इंडिविजुअल के जो रिलेटिव्स हैं वो खुद, या फिर पेशेंट अगर वो इतना समझदार है कि वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं वो प्रेशर में आकर या बिना किसी सोचे समझे ही वो हाँ कर रहा है और आपको कह रहा है कि आपके ट्रीटमेंट पे वो स्टिक रहना चाहता है, या फिर ये भी हो सकता है कई बार कि पेशेंट, कई केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पेशेंट अपनी लास्ट स्टेज है, फॉर एग्जांपल कैंसरस कंडीशन में है, और उसको लग रहा है कि मेरे को एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना, मुझे जितना टाइम रहना है तो मुझे एक होम्योपैथी की तरफ ही जाना, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे पेशेंट को समझाना कि उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो हम देंगे, या जो वो कन्वेंशनली दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट से ले पाएगा, क्या वो
इस फेज में उसकी लाइफ को थोड़ा सा और बढ़ा पाएगा या नहीं बढ़ा पाएगा। तो यहाँ पर ऐसे केसेस पे जहाँ पे पेशेंट स्टिक हो जाए कि नहीं, मुझे एलोपैथी की तरफ तो जाना ही नहीं है, मुझे होम्योपैथी की तरफ जाना है, वहाँ पर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे कि पेशेंट की बताने के बावजूद जो आपने उसको हर चीज़ समझाई, आपने उसको पोटेंशियल बेनिफिट्स बताए, आपने अपनी होम्योपैथी की अगर कोई रिस्क है वो बताए, इसके बावजूद पेशेंट आपकी तरफ रहना चाहता है, तो आप अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पर रहते हुए उसको बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाकर, हो सकता है इस स्टेज पर आप सिमिलिमम की तरफ ना जाकर, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ ना जाकर उसको पैलिएटिव मोड में रखें, ताकि आपने एक बैलेंस बनाया कि पेशेंट अब जो फॉर एग्जांपल 1 ही महीने का टाइम है वो उसकी तरफ ना जाकर आपने बैलेंस मेंटेन किया, ताकि पेशेंट सेटिस्फाई भी रहे और एटलीस्ट आप भी सेटिस्फाई रहें कि आप अब जो पैलिएशन दे रहे हैं उससे पेशेंट जो है जितने दिन भी है वो ठीक रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जानने के लिए, मेंटेन करने के लिए। इससे क्या होता है कि जब हम इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, पेशेंट को वैल्यू देते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसके डिसीजंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हुए आप उससे जानना चाहें कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, कि ये जानते हुए कि आप जिस डिजीज़ के फेज़ में हैं, हो सकता है होम्योपैथी मेडिसिन लेने से आपको उतना फ़ायदा ना हो, शायद एलोपैथी से हो जाए। और या उल्टा भी हो सकता है कि अगर कोई एलोपैथिक ले रहा है और वो वहाँ जाना चाहता है, तो आप अपनी पैथी के पॉज़िटिव या जितना आपका स्कोप है आप उसको समझाइए, तो एक प्रॉपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो पेशेंट की सैटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करेगा और होलिस्टिकली आप उसको हील करने में एज अ होल जो है वो सक्सेस पाएंगे। तो जो आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है, ऐसे स्पेशली केसेस में जहाँ पर कन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है या कन्फ्लिक्ट हो जाता है। ऐसी बहुत सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर पेशेंट डिसाइड नहीं कर पा रहा या कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई है जहाँ पे वो प्रायोरिटी होम्योपैथी को देना चाहता है, तो वहाँ पे हमें लग रहा है कि पेशेंट की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी कॉम्पिटेंसी को मेंटेन करके रखना है, हमें अपने प्रिंसिपल्स पर अडेयर रहना है, अपनी ऑनेस्टी पर अडेयर रहना है, ना कि यही एम रखना है पैसा कमाना कि चलो पेशेंट आया अब उसको फंसा लो, चाहे उसका डिजीज़ का कंडीशन ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ ले जाकर एग्रावेशन दे रहे हैं या मोड जो है वो उसको बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। तो उसका ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें उसके ट्रस्ट को, उसकी इंटेग्रिटी को, हमारी डिग्निटी को, हमारे ऑनर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए ये एक बैलेंस स्केल है, ये एक सिंबल है हमारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो कि एक डॉक्टर ऑफर करता है अपनी गाइडेंस के अंदर, हर चीज़ बताते हुए बिना किसी लालच के कि मुझे इस पेशेंट को अपने पास ही रखना है, चाहे आप इतने कॉम्पिटेंट हैं या नहीं हैं। तो हमेशा इस पिक्चर को अपने माइंड में रखिए कि हमें जस्टिस देते हुए अपनी पैथी को अवेयर करवाना है लोगों के बीच में, ताकि जो एक ट्रस्ट है तो वो हमेशा मेंटेन रहे। तो फॉर होम्योपैथ्स, सो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कमिटमेंट है टू अपहोल्ड द स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर, प्रैक्टिस कॉम्पिटेंटली एंड अडहेयर टू द एथिकल प्रिंसिपल्स। तो ये 3 बातें हमेशा हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए, जो कि प्रोटेक्ट करती है और रिस्पेक्ट करती है वेलबींग ऑफ द पेशेंट से। इससे क्या होगा कि आप एक फाउंडेशन रखेंगे, एक नींव रखेंगे ऐसे ट्रस्ट की, जिससे कि वो हमेशा सेफ फील करेगा पेशेंट आपके पास और आपसे वो ट्रीटमेंट लेने के लिए हमेशा आएगा। और
इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमारा सबसे पहला एम जो हमेशा वो रहता है कि हमने पेशेंट की सेफ्टी को प्रायोरिटी देनी है, जिसमें हमें 3 बातों का ध्यान रखना है कि हमें बिना हार्म के पेशेंट को ठीक करना है। दूसरी चीज़, हमेशा ओवर प्रिस्क्रिप्शन को अवॉइड करना है। और तीसरी चीज़, फ़ॉलो-अप जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा उसको मॉनिटर कीजिए, हमेशा उसको मैनेज कीजिए। और ये सब करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। हमेशा जो अपनी प्रैक्टिस है वो एविडेंस बेस्ड रखनी चाहिए कि जो भी ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं उस मेडिसिन का ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है और एविडेंस है, उसके प्रूफ्स हैं। और अपने पेशेंट्स को हमेशा एजुकेट करिए, हमेशा बताइए। और इससे एक चीज़ ये भी रहती है कि पेशेंट हमेशा आपसे इम्प्रेस रहेगा कि डॉक्टर को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं सेफ हाथों में हूँ। मैं हमेशा किसी भी प्रॉब्लम के लिए इनके पास आऊँगा तो मेरा वो सॉल्यूशन बहुत अच्छे से निकालेंगे। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए हमें जो कि हमारा पूरा ये टॉपिक इससे रिलेटेड है कि पेशेंट को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना, उसकी डिज़ीज़ के बारे में उसको बताना कि उसकी क्या स्टेज है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पेशेंट, जैसे मैंने पहले बताया, कि एम्पावर फील करेगा कि डिसाइड करना मेरे हाथ में है। फिजिशियन मुझे किसी भी चीज़ पे फोर्सफुली मुझे उस तरफ नहीं धकेल रहा है। और आपको कभी भी नॉन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो नहीं करनी। और अपनी इंटेग्रिटी को, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हमेशा एथिकली चलिए और अपनी बाउंड्रीज को हमेशा सेट करके चलिए। और इस चीज़ के लिए, जैसे कि बताया मैंने, कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो, कि जो मेडिसिन आपने चूज़ करी है पेशेंट को देने के लिए, क्या वो उस पर रिसर्च हुआ है या नहीं हुआ, तो ये जानने के लिए हमें खुद भी अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे अच्छा हमें जो हमारा टीचर होता है, हम कहते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं। और हमें खुद भी जो चीज़ हमने अपने क्लिनिक पर सीखी या जो नई चीज़ हमने एक्सपीरियंस की है, वो आप खुद भी हम अपनी बुक्स लिखकर या कैसे भी करके हम लोगों में वो अवेयरनेस, हम अपनी अथॉरिटीज़ में अवेयरनेस, हम अपने पीयर जनरेशन में हम अवेयरनेस ला सकते हैं। इससे कि हमारी होम्योपैथी में भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होगा। तो इसके लिए हमारे को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये कंसेप्ट आता है कि हम अपने प्रोफेशन में कैसे आगे जा सकते हैं, कि जब हम हेल्प करते हैं अपने पीयर्स की, जो कि हमारे फेलो होम्योपैथ्स हैं या कि जो हमारे जूनियर्स हैं, उनकी हेल्प कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर कीजिए, उनके एक्सपीरियंसेस लीजिए, ताकि जो कहीं आपसे कोई गलती हुई है या आपसे कहीं कोई चूक हुई है तो आप वो जो है उसको ध्यान में रखते हुए आगे कहीं भी ऐसा कुछ ना हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप अपनी प्रैक्टिस में बैठते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि सब कुछ स्मूथ रहेगा, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, हम कहीं अड़ेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स आते हैं जहाँ पेशेंट कुछ और चाहता है, आप कुछ और चाहते हो, क्योंकि आप जानते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट अपने कौन से स्टेज पर है, आप जानते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। पेशेंट को ये कभी कभार लगता है कि वो जब अपनी हो सकता है उसका कोई नॉन, कोई और डॉक्टर फिजिशियन हो, उसने कुछ उसको मिसगाइड किया हो या उसके माइंड में कुछ बिलीफ हो, उसका कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस रहा हो, तो वो अपनी चीज़ों को सोचता है कि मैं सही हूँ, लेकिन फिजिशियन जानता है कि वो कहाँ गलत है और वो कहाँ सही है। तो यहाँ पर पेशेंट और फिजिशियन में कोई कन्फ्लिक्ट आना लाजमी है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि पेशेंट को मुझे इस स्टेज पर नहीं ठीक करना क्योंकि पेशेंट अभी समझना ही नहीं चाहता, उसके अपने मिथ्स हैं या उसके अपने बिलीव्स हैं, तो आप ये पूरा राइट उस पेशेंट को दीजिए कि वो रिफ्यूज़ल की तरफ जाना चाहता है या वो एक्सेप्टेंस की तरफ जाना चाहता है, कि कंप्लीटली ये उसका डिसीजन है। हाँ, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं उसको डिसीजन लेने में, अगर वो चाहता है तो आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली वो उसके हैंड्स फ्री हैं कि वो ये बता दे कि उसने ट्रीटमेंट लेना है या उसने ट्रीटमेंट
नहीं लेना। कि यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और उसको किसी कन्वेंशनल मोड ऑफ मेडिसिन की ज़रूरत है, क्योंकि इमरजेंसी में हो सकता है कि हमारा जो मोड है वो उतना हेल्पफुल ना हो जो कि एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मोड है, तो आप प्रेफर कर सकते हैं कि आपका उसको बता सकते हैं कि ये हम कर सकते हैं और ये कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट। अब आप बताइए कि आपने कहाँ जाना है, ठीक। और अगर कोई पेशेंट नेट से पढ़ के या कोई सोशल साइट से पढ़ के कोई मेडिसिन कह रहा है कि मुझे तो मेरे ट्रीटमेंट के लिए ये मेडिसिन दीजिए, और आप जानते हैं कि मेडिसिन जो है वो रिसर्च अभी नहीं हुआ है और इसके कोई अच्छे प्रूविंग्स हमें नहीं पता चली, इसके पॉजिटिव प्रूविंग्स हमें नहीं पता चली हैं, तो आप उसकी डिसीजन लेने में अब उसकी पेशेंट की हेल्प यहाँ कर सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हुए उसको बचा सकते हैं। तो यहाँ पर जानना कि जो चीज़ें आपने पेशेंट को बताई हैं, क्या वो इनफ कैपेबल था कि वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर सकता है, या वो चीज़ें समझ रहा है, या जो डिसीजन एक पेशेंट ले रहा है कि आपने उसको खुली छूट दी है कि आप डिसाइड करिए आपने क्या करना है, आपने सब कुछ बता दिया अपने लेवल पे, तो क्या पेशेंट अब अंडरस्टैंड कर रहा है कि उसके लिए क्या सही है या क्या गलत। तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस उससे पुट अप कर सकते हैं जहाँ से वो उसको भी क्लियर हो जाए कि मैंने एक फिजिशियन की बात को अंडरस्टैंड किया भी है या नहीं किया। लाइक फॉर एग्जांपल हम उससे बात कर सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट योर कंडीशन, कि आपने तो बता दिया कि आप किस स्टेज पर हैं, आपकी डिजीज का क्या स्टेज है, तो आप उससे अब पूछ सकते हैं कि आपको समझ में आया कि आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ यू चूज। लाइक फॉर एग्जांपल अब आपने उसको कहा कि ये आपकी कंडीशन है और आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं, तो फिर आप उससे कंफर्म करते हैं कि आपकी कैपेसिटी क्या इतनी है कि आप समझ पा रहे हैं कि आपने कौन सा ट्रीटमेंट चूज करना है, आपने हमारा ही पैथी को लेना है या आप कहीं और जो कि आप माइंड सेट करना आए थे कि आपने अभी भी वही कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट अपनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप उनसे जान सकते हैं कि हाउ आर यू बैलेंसिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि आपने उसको बता दिया कि ये मेडिसिन देने के बाद हो सकता है आपकी बॉडी में कोई पेन है तो वो थोड़ा सा बढ़ जाए, तो प्रोज आपने बता दी, उसको कॉन्स बता दिया। अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि इसके बावजूद मैं जो आपको ट्रीटमेंट दूंगा क्या आप बैलेंस बना पाएंगे, क्या आप पेशेंट्स रख पाएंगे अगर थोड़ा सा डिजीज आपका एग्रावेट होता है या नहीं होता। तो और लास्ट में आप पूछ सकते हैं कि आपने अगर डिसाइड कर लिया है आप क्या करना चाहते हैं तो मैं फर्दर ट्रीटमेंट मोड जो है वो स्टार्ट कर पाऊँ। तो यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि क्या जो पेशेंट है वो उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, क्या वो आप पे फेथ कर रहा है या नहीं कर पा रहा, या वो आपके ट्रस्ट कर रहा है और वो आपको प्रॉपर अपनी केस टेकिंग देगा या नहीं देगा, जिसके लिए आप उसको काइंडली ठीक कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो इस कन्फ्लिक्ट्स को जानने के लिए हमारे लिए पेशेंट से कम्युनिकेट करना, हमारे स्किल्स को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो कन्फ्लिक्ट्स हैं या जो डायलेमास हैं क्या आ सकते हैं, और उनसे बचने के लिए हम जो अभी तक पढ़ते आए हैं हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या स्कोप्स हैं, हमारे क्या लिमिटेशंस हैं। अपनी कॉम्पिटेंसी से बाहर हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर कहीं रेफरल की ज़रूरत है तो हमें उसके लिए भी तैयार हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए पेशेंट की सेफ्टी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है। तो उसके लिए हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा, हमें ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, उसके ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना और एक हेल्दी फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको कभी भी फॉल्सली रीअश्योर ना करिए। हमेशा ओवर प्रॉमिसिंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए, या गारंटी जैसे कई दे देते हैं कि हाँ जी मैं आपको 2 महीने के अंदर ठीक कर दूंगा, तो ऐसा नहीं करिए। पहले आप खुद अंडरस्टैंड करिए कि क्या आप
इस डिजीज़ के बारे में अच्छे से जान पाए हैं, पेशेंट की कंडीशन में अच्छे से जान पाए हैं, फिर आप उसको बताइए पेशेंट को और फिर आप उसकी राय लीजिए। इससे जब आप उसको किसी गलत दिशा में नहीं लेकर जाएंगे तो पेशेंट को आप बहुत जल्दी अच्छे से ठीक कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को किसी रेफरेंस की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है ये उसकी एक्यूट कंडीशन है या इमरजेंसी कंडीशन है, वो पेशेंट की इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है या उसकी डेथ हो सकती है क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स है, तो वहाँ पे आपको लग रहा है कि अब मुझे रेफरल कर देना चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको रेफरल कर दीजिए। कॉम्प्लेक्स मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, उसका बहुत सारे उसके सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए हैं, उसको मे बी कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कोई कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि होम्योपैथी के साथ साथ कोई और अप्रोच की भी नीड है, तो हमें कभी भी ईगो की तरफ अपने नहीं लेकर जाना कि मैं तो हर केस ठीक कर सकता हूँ। वहाँ पर अपने एथिक्स का ध्यान रखिए, अपने प्रिंसिपल्स का ध्यान रखिए और हमेशा अपना डिफेंसिव बैरियर रखिए। हमेशा अपने रिकॉर्ड्स रखिए कि ये मेरी डिसिप्लिन के अंदर नहीं आता था या मैं इतना इनफ कॉम्पिटेंट नहीं था कि मेरा या जो इस डिजीज़ का अप्रोच है वो मल्टी डिसिप्लिनरी जा रहा है, उसमें सिंगल मैं अपनी मेडिसिन देकर पेशेंट को ठीक जो है वो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सिस्टम की तरफ चला गया है। और जहाँ आपको लग रहा है कि सिम्टम्स उसके वर्स हो रहे हैं, अनक्लियर है, तो वहाँ पे अगर कहीं कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट की आपको ज़रूरत लग रही है या कहीं रेफरेंस है, तो ये उसको आप ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो इससे आप कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, जिससे कि आप उसको पूरा पेशेंट के बेनिफिट की तरफ हम जा सकते हैं, ना कि डाइकोटोमी की तरफ ना जाकर पेशेंट के बेनिफिट के लिए हम सोच सकते हैं। तो उससे जो अप्रोच हमारी इंटेग्रिटी रखनी चाहिए, हमेशा पेशेंट का ट्रस्ट और उसकी सेफ्टी का ही हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा जो भी आप डिसीजन लेंगे वो पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए ताकि आप अपनी पैथी पे हमेशा न्याय कर पाए, आप पेशेंट के साथ हमेशा न्याय कर पाए। तो इसके लिए हमेशा जो भी आप इंफॉर्मेशन एक पेशेंट को देंगे वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। जो भी उसके कोई रिस्क हो सकते हैं वो आप बता सकते हैं, उसका आउटकम होगा वो भी आप उसको बता सकते हैं और उसकी चॉइसेस का को भी आपको पूरा रिस्पेक्ट देना है। तो इसके लिए पेशेंट का पर्सपेक्टिव जानना, उसको सुनना, उसके रीजंस को सुनना कि उसने ये ट्रीटमेंट क्यों चुना, क्या रीजंस थे, क्या वो सब चीज़ों पे अच्छे से गौर करके हमें बता रहा है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर जाकर आप म्यूचुअली दोनों की रजामंदी से आप उसको प्रॉपर गाइड करेंगे कि उसको किस तरफ जाना है। तो उसके लिए आप उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देंगे, उसकी वैल्यूज़ को हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, फिर आप एक शेयर डिसीजन मेकिंग करेंगे, रेंज ऑफ ऑप्शंस आप उसको बता सकते हैं, आप पेशेंट को एम्पावर कीजिए, हमेशा उसको ये बताइए कि सब कुछ आपके हाथ में है, आप रिफ्यूजल की तरफ भी जा सकते हैं और एक्सेप्टेंस की तरफ भी जा सकते हैं। उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ भी हैं उसको हमेशा क्लैरिफाई करिए, उसको टाइम दीजिए हमेशा और एक इमोशनल सपोर्ट की पेशेंट को हमेशा ज़रूरत है जो कि आपको भी उसको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना। जो भी आपकी कन्वर्सेशंस हुई हैं या कोई कंसेंट फॉर्म है या आप ही उसको ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को सेटिस्फाई करके बैलेंस बना के, ये जानते हुए कि शायद ये रिस्क हो सकता है, आपने उसको अल्टरनेटिव भी बता दिया है लेकिन पेशेंट स्टिक कर रहा है, तो इसके बावजूद आप एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन सब कुछ डॉक्यूमेंट करके ताकि आपके ऊपर कभी कोई बात ना आए और कुछ ऐसा हो तो आपके पास अपनी सेफ्टी के लिए, अपने डिफेंस के लिए सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। तो ये कुछ डायलेमास हैं या ये कुछ जैसे मैंने बताया कि कुछ वो सिचुएशंस हैं, तो वो जब भी आप अपने बैठे हैं अपने क्लिनिक पे, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो वो डायलेमास को हमेशा ध्यान में रखते हुए पेशेंट से बात करनी है, पेशेंट को अंडरस्टैंड करना है
ताकि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है या जो आपकी रेपुटेशन है आपकी, आपके प्रोफेशन की, वो हमेशा मेंटेन रहे। तो ये चैलेंजेस आप मान के चलिए, हर पेशेंट जो है वो आपके लिए एक नया चैलेंज है, आपको नहीं पता क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। वो हेडेक के लिए भी, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 2 या 3 पेशेंट्स आए हैं आपके क्लिनिक पर एक दिन में, तो वो तीनों डिफरेंट है, वो तीनों डिफरेंट चैलेंज लेकर आए हैं। हमें नहीं पता उसके हेडेक का रीज़न क्या है। तो सब कुछ जानने के बाद, पेशेंट को सब कुछ बताने के बाद, कोई भी डायलेमा आया है, कोई भी कन्फ्लिक्ट आया है, तो उससे फाइट करिए, उसको जानिए, पेशेंट को हेल्प कर रही है जाने में, और फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसीजन लेना चाहिए। तो जो डायलेमास आपको मैं बता रही हूँ, या कुछ ऐसे क्या ऐसे कॉम्प्लेक्स या कंट्रोवर्शियल केसेस हैं जो आप फेस कर सकते हैं, वो जैसे कि मैंने आपको बताया, वल्नरेबल पॉपुलेशन होते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे बच्चे हो सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन जो है, हम बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ऐसी वुमेन को ट्रीट करने के लिए, या ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल अपनी लास्ट स्टेज पे पहुंच गए हैं, या ऐसे पेशेंट्स हैं जो अनस्टेबल हैं या उनको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। तो इन स्पेशली इन पेशेंट्स में रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, कि तो उनको समझाना क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रिस्क हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कि लेकिन अगर हम अपने एथिक्स के अंडर रहेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, कि हमें पता है कि हमें अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को कैसे मेंटेन करना है, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करना है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा अप टू डेट रहिए, हमेशा रिसर्च के बारे में पढ़िए, किन चीज़ों पर हुआ है, किन चीज़ों पर होना बाकी है, आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे शेयर कर सकते हैं, या आप कैसे जो भी आपके कोड्स हैं, एथिकल कोड्स हैं या आपके स्टैंडर्ड्स हैं, उनके ऊपर आप कैसे अडियर करके अपनी प्रैक्टिस को बहुत आगे ले जा सकते हैं, अपनी वैल्यूज़ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए अपनी नॉलेज को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ एक केसेस मैंने लिए हैं यहाँ पर। लाइक अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और सीवियर जॉइंट पेन है, और वो चाहता है कि उसने ऑनलाइन पढ़ा था कि ऐसे-ऐसे होम्योपैथी जो है वो ठीक कर देती है कंडीशन को। तो हमारे लिए क्या डायलेमा आया, हमारे लिए क्या चैलेंज है, कि आपने, पेशेंट ने आपको कहा कि वो एक माइंडसेट करके आया है कि ठीक हो जाता है सब कुछ। तो आपने पेशेंट, और वो प्रेफर कर रहा है कि आप मुझे वही मेडिसिन दो जो वो पर्टिकुलर उस पेशेंट को दी गई थी। तो यहाँ पर अब आप क्या बताएंगे पेशेंट को? हर वो चीज़ के बारे में बताएंगे जो पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन है, उस कंडीशन पे वो मेडिसिन काम करेगी या नहीं करेगी, क्या वो एविडेंस प्रूफ है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारी अप्रोच कैसे रहेगी, कि हम रिस्पेक्टफुली पेशेंट को प्रोज एंड कॉन्स बताएं, उसको एम्पैथाइज करें कि जो भी रिसर्च हुआ है या नहीं हुआ उसके बारे में हम बता सकते हैं। अगर कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो हम उसको बता सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि वो पेशेंट की जो मेडिसिन वो बता रहा है वो ठीक नहीं है, बल्कि आप जो चूज़ करेंगे वो बेटर है, तो उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर, उसका ट्रस्ट मेंटेन करते हुए आप उसको दे सकते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें पेशेंट की चॉइस और सेफ्टी की कई बार इंपॉर्टेंस हमें देनी पड़ जाती है। तो कोई एक सिनेरियो मैं आपको बताऊंगी कि अ पेशेंट विद अ हाई ब्लड प्रेशर, he wants to rely solely on homeopathy, refusing the conventional medication। अब कोई एक पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा हाई बीपी है, और आपको लग रहा है कि अभी तक वो एलोपैथी ही ले रहा था, वो एकदम से शूट कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है कि मेरे को होम्योपैथी लेनी है। तो यहाँ पे हमें उसकी प्रेजेंट कंडीशन को बताना, उसकी इमरजेंसी को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा एथिकल चैलेंज है, जहाँ पे हमें उसकी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट देना है, और उसको बताना है कि आपके लिए इस स्टेज पे कौन सा मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो सही रहेगा, क्योंकि हमारे लिए पेशेंट की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, हम उसको रिस्क बताएंगे कि अगर आपका हाइपरटेंशन को अगर आप अच्छे से ट्रीट नहीं करते तो वो उसके हार्म क्या हो सकता है आपकी बॉडी पे।
तो ये उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको बताना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो जैसे बच्चे का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि ये वल्नरेबल कुछ एक सोसाइटी के मेंबर्स हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान से एथिक्स पे भी चलना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान रखना है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बढ़ाना है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आप सोचिए कि नहीं आएंगे आपके क्लिनिक पे, या हमें समझ ही नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं हमें बहुत सारी बातें एक्सपीरियंस से आती है, क्योंकि हमें जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो वो हमारी आंखें देखती नहीं है या हमारा माइंड उसको पढ़ता नहीं है। तो ये चीज़ों को जानना कि क्या डायलेमास हैं, क्या चैलेंजेस हैं और आपको कैसे बैलेंस बनाना है, उनको ध्यान में रखना, उनको पढ़ना, अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही मेरा टॉपिक भी आज का यही था कि हमारी होम्योपैथी प्रैक्टिस में भी पेशेंट की ऑटोनॉमी को और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि दिस बैलेंस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ एथिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस। इट ensures that patients feel respected and involved in their केयर। तो जब हम अहमियत देते हैं, पेशेंट की बात की अहमियत देते हैं, उसको जो वो चाहता है या जो उसके बिलीव्स है उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उसको फिर बता रहे हैं वो कहाँ सही है या वो कहाँ गलत है, तो हम उसके ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि ये हमारी एथिकल गाइडलाइंस में आता है कि उसके ट्रस्ट को मेंटेन करना हमारी ऑनेस्टी में, हमारी ट्रांसपेरेंसी में ये आता है। तो ये एक मैंने एक टेम्पलेट बनाया है, एक इन्फॉर्म कंसेंट का फॉर्म है जो कि हम अपनी क्लिनिक पे रख सकते हैं, जिसमें हम एक जर्नल, पहले तो पेशेंट की प्रीलिमिनरी डाटा जैसे होता है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि उसका नेम क्या है, एज क्या है, मेल है, फीमेल है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर्स रखते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ, मैरिड है या नहीं है, मैरिड है तो कितने बच्चे हैं। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि होम्योपैथी जो एक होलिस्टिक मेडिसिन है जो कि पूरे एक इंडिविजुअल को ट्रीट करती है, और जो भी रिकमेंडेशंस हैं जो एक प्रैक्टिशनर बताता है प्रिंसिपल्स की तरफ चलते हुए, एंड नॉट रिप्लेसमेंट्स टू एनी मेडिकल रेजिमेंट्स और ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय वंस मेडिकल डॉक्टर और लाइसेंस्ड केयर प्रोवाइडर। The course of action one takes with his or her health care is solely responsibility of the client। तो आपने इसमें मेंशन कर दिया है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जो जब आप हमारे पास आए हो आपके क्या रिस्क हो सकते हैं। तो अब आपके ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो भी कोर्स ऑफ एक्शन मैं आपको दूंगा। ऑल रिलेशनशिप्स हैड विद द होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर या कोई भी और प्रैक्टिशनर है विद द क्लाइंट कम्युनिकेट विद हिज और मेडिकल डॉक्टर about the homeopathic treatment. It is recommended that the client communicates openly with all his medical doctor licensed caregiver. Homeopathic treatment consists of homeopathic consultation and prescription of homeopathic remedy। और जो भी हम आपको ट्रीटमेंट देंगे जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर लिखा होगा उस पर हर चीज़ मेंशन की जाएगी कि कौन सी मेडिसिन दी गई है, कौन सी पोटेंसी में दी गई है, आपने उसको कैसे लेना है, आपका डाइट क्या रहेगा, आप उसको मैनेज कैसे करेंगे और आपको कब आना है। और आपने उसको बता दिया है कि हो सकता है ये लेने के बाद शायद फीवर आ जाए थोड़ा सा या आपकी कंडीशन और हो जाए, और क्या फॉलोअप लेंगे या नहीं लेंगे, और अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ या क्या नहीं कर सकता। तो ये हर चीज़ आपने उस कंसेंट फॉर्म के ऊपर मेंशन कर दी है। डॉक्टर तो रुचि जी, जी हमारा मैम जी हमारा हिंदी सेशन का समय समाप्त हो रहा है। आप प्लीज इसको जल्दी ओके वाइंड अप करें 1-2 मिनट में जी जी, मैम। मैं इसीलिए जल्दी वाइंड अप कर रही हूँ। जी जी, जी, तो इससे ये 8:30 ये हो गया है। जी जी मैम। ओके ओके जी। तो बस लास्ट में यही है कि ये कंसेंट फॉर्म ऐसे आप लिख सकते हैं। तो कंसेंट जो है वो आप अपने रिकॉर्ड करके पेशेंट के साइन लेकर अपने पास एज अ रिकॉर्ड आप एज अ डॉक्यूमेंट उसको कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि
अगर हम साथ मिलकर चलेंगे, जो कि हमारे चाहे जूनियर हैं या जो हमारे फेलो होम्योपैथ्स हैं, आपको कहीं लग रहा है कि आप एक जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि जो भी डायलेमास या जो चैलेंज आपने अपने क्लिनिक पर फेस किया है, अगर आप उसको बताकर उनको भी अगर एथिक्स की तरफ जाते हैं तो इससे बहुत अच्छा होगा, इससे फायदा होगा, ना कि सिर्फ पेशेंट्स का, बल्कि हमारे लिए भी हम अपनी होम्योपैथी को बहुत ज्यादा आगे लेकर जा सकते हैं। जी, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद मैडम आपका कि आपने बहुत अच्छा ये बहुत ही अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड सेशन दिया है और थैंक यू बहुत ही जी। हम लोग के लिए बहुत ये इनरिचफुल रहा है। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सो थैंक यू सो मच मैम। सानी सर आप कुछ बोल रहे थे सर? नहीं नहीं, समय हम लोग 2 मिनट एक्सटेंड हो यस गए हैं, यस सर, यस तो सर। हाँ सो इसी के साथ हमारा हाँ। हिंदी सेशन का समय समाप्त हो रहा है और मैं ये सेशन इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू दानिश सर।